सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी सीबीसीएस पाठ्यक्रम में बीएससी 4 सेम बेसिक हिंदी में हानुष नामक नाटक रखा गया है। इसी हानुष नामक नाटक में हमने अभी तक 15वें भाग तक, यानी नाटक के प्रारंभ से लेकर नाटक के अंत तक हमने इस नाटक का घटनाक्रम के बारे में आपको बता दिया है। प्रिय छात्रों, अब 16वें भाग के बारे में आपको बताना है। 16वें भाग में आप सभी का स्वागत है। हम इस 16वें भाग में पूरे इस नाटक के सारांश, इस नाटक के कथा वस्तु आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए छात्रों, मैंने अभी तक जो 15वें भाग में पढ़ाया है, नाटक के प्रारंभ कैसे होता है और नाटक के अंत तक जो भी कुछ घटनाक्रम घटती है उसके बारे में आपको सविस्तार के रूप में जानकारी दिया है। अब मैं आपको इस नाटक की जो कथा सारांश है संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश करूंगा। साथ साथ इस नाटक की विशेषता क्या है वह भी आपको बताने की प्रयास करूंगा। हानुष भीष्म साहनी का यह पहला नाटक है और एक प्रसिद्ध नाटक है। यह नाटक कलाकार की सृजनात्मकता को केंद्र में रखकर लिखा गया है। देखिए, इस नाटक में हानुष नामक एक प्रधान पात्र आता है। वह हानुष एक कलाकार है जिन्होंने अपनी कला से घड़ी बनाया और उसी घड़ी से वह अपना नाम, राजा का नाम रोशन किया। हानुष नाटक का प्रधान पात्र हानुष, जो एक आम आदमी की तरह ताले बनाने वाला साधारण व्यक्ति होता है। देखिए, हानुष जो इस घड़ी में हमें इस नाटक में जो घड़ी बनाने का काम करता है, वह पहले घड़ी बनाने से पूर्व यानी ताला बनाता था और उनकी पत्नी बेचा करती थी। इस कारण उनका परिवार चलता था। वह एक साधारण व्यक्ति था। उसका सपना होता है कि वह एक ऐसी घड़ी बनाएगा जो बिना रुके हमेशा चल सकेगी, जिस कारण वह बदहाली के हालत पे होते हुए भी कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देखिए, मैंने जब नाटक के घटनाक्रम के बारे में बता रहा था कि हानुष का जो सपना है, हानुष की जो मन की जो लालसा है, हानुष यह चाहता है कि उन्हें जितने भी तकलीफ हो जाए लेकिन उनकी कला जिंदा रहनी चाहिए, उनकी घड़ी चलती रहनी चाहिए। अपने आप में इतने कष्ट होते हुए भी जब अधिकारी उसे डराते हैं कि आपको घड़ी ठीक ही करना होगा, उन्हें मदद करने वाला कोई भी नहीं था, फिर भी अकेले प्रयास करते हैं, उस घड़ी को चालू रखने की कोशिश करते हैं। आखिर उन्होंने यह काम ठीक भी किया। हानुष नाटक में हम कलाकार के जुनून और लगन को देख सकते हैं। हम इस नाटक में देखिए, एक कलाकार के पास जिस तरह से जुनून और जोश, एक जज्बा होता है, हम इस नाटक से देख सकते हैं। देखिए मित्रों, खास तौर पर मैं विद्यार्थियों से यही कहता हूं कि अगर आपके पास एक जोश, जज्बा, अगर जुनून है तो आप यानी जीवन में जितनी भी मुश्किल आ जाए उसे आप आसानी से पार कर सकते हैं। आपको सिर्फ सपना होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, कुछ करने की जिद होनी चाहिए, जिस तरह से हानुष के पास है। हानुष अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ अपनी जवानी के 17 वर्ष झोकोस्लोवाकिया की एक पहली मीनार घड़ी बनाने में लगा दिया है। देखिए, मैंने जब इस नाटक के प्रारंभ में बता दिया कि हानुष, यह जो पात्र आता है, यह बहुत 500-600 साल पुरानी यह एक लोक कथा, जैसे झोकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में घटित लोक कथा के आधार पर यह नाटक लिखा गया है। देखिए, यह महत्वपूर्ण बात है कि हानुष ने अपने जीवन में घड़ी बनाने के लिए कुल 17 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत किया। देखिए मित्रों, मैं खासतौर पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी प्रतियोगिता के एग्जाम की जब बात करता हूँ, जब स्टूडेंट को मैं संबोधित करता हूँ तो यही कहता हूँ, अगर आप 5 साल निकाल लीजिए अपने जीवन के सिर्फ पढ़ाई करने में, अगर 5 साल अगर आप निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका भविष्य आप जरूर बना सकते हैं। यह 5 साल यूं ही समझ लीजिए कि हमारे लिए वनवास के समय है, लेकिन आप बाकी जीवन के समय तो आराम से जी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। अगर हानुष ये घड़ी बनाने में अगर 17 साल समय लगा रहा है तो अपने फ्यूचर बनाने के लिए आपको एक 4-5 साल तो मेहनत कीजिए, आराम से जिंदगी जी सकते हैं। यही हमें इस नाटक से सीखना है। तो छात्रों, हम इस नाटक को और आपसे चर्चा करते रहेंगे। देखिए, जो हानुष जो है अपने 17 साल के कड़ी मेहनत से वह एक घड़ी बनाने का उनका जो प्रयास था इस नाटक में,
इस प्रकार अंत में जब वह कलाकार अपने सृजन में सफल हुआ, देखिए हानुश अपने घड़ी तो बनाता रहा, अपने जीवन में पारिवारिक समस्या आई, बहुत कष्ट किया, फिर भी उन्होंने यह जिद, यह जुनून, यह लगन नहीं छोड़ा अपना काम को। जिस तरह से पादरी ने उसे छोड़ने के लिए कहा, पत्नी भी उसे धुतकारती थी, उनके योग्यता पर विश्वास नहीं करती थी, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने काम पर जिस तरह से मग्न था, लगाव था, आखिरकार अपने काम में वह सफल हुआ और घड़ी नगर पालिका की मीनार पर लगाई गई तो बादशाह ने देश का गौरव बढ़ाने गरीब कलाकार को हानुश को सम्मानित और पुरस्कार किया। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि आखिरकार हानुश अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हुए भी अपने काम में जो उन्होंने सफल हुआ। देखिए हर इंसान संघर्ष से ही सफलता के सीढ़ी पर चढ़ता है। अरे भाई महान व्यक्तियों को किन्हें कठिनाई नहीं थी, किन्हें तकलीफ नहीं थी, किन्हें समस्या नहीं थी। हर इंसान को अगर सफलता के सीढ़ी पर, अगर चोटी पर अगर चढ़ना है तो संघर्ष करना जरूरी है। इसी नाटक में नाटककार ने बताने की कोशिश किया है जो यहाँ पर हानुश कर रहा है। आखिरकार बादशाह ने हानुश को इनाम तो दिया, उसके बदले में जब यह पहले अंक में यह होता, देखिए हानुश नाटक 3 अंकों में विभाजित किया गया है। मैंने जो अभी तक बताया यह पहले अंक का। दूसरे और दूसरी ओर यह नाटक का जो पहले अंक का जो और सिलसिला आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हानुश को राजा ने उसे इनाम तो दिया, पुरस्कार तो दिया, 1000 सोने के सिक्के दिए और उसे राज दरबारी बनाया। साथ साथ यह राजा ने दूसरी ओर उसके लिए क्या किया, उनके दोनों आंखें निकालने का भी उन्होंने हुक्म दिया, जिससे हानुश की घड़ियां ना बना सके। हानुश नाटक में नाटककार का उद्देश्य घड़ी का विलक्षणता, उसके आविष्कार की लंबी कहानी बताना नहीं है, बल्कि मानवीय स्थिति और मानवीय नीति। देखिए इस नाटक में यह भी बताने की कोशिश किया गया है कि हानुश नामक नाटक में मानवीय स्थिति और मानवीय नीति का प्रस्तुत किया। जिस तरह से हानुश के साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है उसे भी यहाँ पर नाटककार ने बताने की कोशिश किया गया है। यह था नाटक का पूरा सारांश। हम इसे अंक के विभाजन के तौर पर कौन से अंक में क्या कुछ घटना घटती है उसके ऊपर हम एक नजर डालेंगे। नाटक का प्रथम अंक हानुश और हानुश की पत्नी, हानुश की पत्नी कात्या और बड़े भाई पादरी आपसी संवाद से शुरू होता है। यह जो नाटक है कात्या यानी हानुश की पत्नी और हानुश के बड़े भाई लाड पादरी, बड़े भाई पादरी के आपसी संवाद से यह नाटक शुरू होता है, प्रारंभ होता है। आर्थिक संकट से ग्रस्त होने के कारण हानुश के परिवार में काफी तनावपूर्ण माहौल होता है। आर्थिक तंगी की वजह से कात्या हानुश पर झल्ला कर कहती है, जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता उसकी इज्जत कौन औरत करेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए आज के युग में जो इंसान कमाता है उसी को इज्जत है, आज जो इंसान कमाता है उसे ही गौरव दिया जाता है, उनका ही दुनिया है। क्योंकि आज के जीवन में हमें स्वावलंबी बनना है। तो यहाँ पर कात्या कहती है हर आदमी, हर औरत उस इंसान को, उस पति को इज्जत देगी जो अपने लिए यानी परिवार का पेट पालता हो, जिसे ही इज्जत करेगी। जो इंसान अपने आप को, परिवार की पेट नहीं पाल सकता, उन्हें कौन इज्जत करेगी। हानुश ठीक कहता है कि गरीबी और आर्थिक तंगी स्थायी नहीं होती। हाँ, उसके बदले हानुश भी कहता है कि ये जो आर्थिक तंगियां है, पारिवारिक समस्या है, गरीबी, यह तो स्थायी रूप से नहीं है, लेकिन यह क्रूर सत्य है जिसे अनदेखा करके भी जीवित जिया नहीं जा सकता। यह हम पहले अंक में देखते हैं। पहले अंक में जिस तरह से मैंने बताया कात्या और बड़े भाई पादरी का बीच संवाद होता है और हानुश की शिकायत है। हानुश जिस तरह से अब ताला बनाने का काम छोड़कर घड़ी बनाने में लग चुका है, इस कारण उनकी पारिवारिक स्थिति जिस तरह से चौपट हो चुकी है, जिस तरह से उनकी परिस्थिति अब बिल्कुल बिगड़ चुकी है, उसके बारे में अपने पति की शिकायत बड़े हानुश के बड़े भाई लाड पादरी से करती है। यह पहले अंक में दिखाने का प्रयास नाटककार ने किया है। हम दूसरे अंक की ओर बढ़ेंगे। देखिए दूसरे अंक में कलाकार की सृजन शक्ति और कला चेतना को उजागर किया गया है और साथ ही साथ सत्ता द्वारा अपने सत्ता शक्ति को कायम बनाए रखने के लिए एक कलाकार के किस हद तक अवहेलना कर सकता है उसको भी चित्रित किया गया है।
नगर पालिका हानुश को घड़ी बनाने के लिए वजीफा देती है, जिस कारण वह उस पर अपना हक चाहती है। गिरजे वाले अपने धर्म के नाम पर घड़ी पर अपना हक चाहते हैं। देखिए, दूसरे अंक में नाटककार ने यह बताने का कोशिश किया है कि हानुश जिस तरह से लगातार ताला बनाने का काम छोड़कर घड़ी बनाने में लग गया, उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी कठिन होते हुए भी उन्होंने यह काम नहीं छोड़ा। पत्नी भी यह दुत्कारती थी, आखिर उनके बड़े भाई भी यह कह चुके थे कि यह काम आपको छोड़ देना चाहिए, फिर भी अपने कड़ी मेहनत से उन्होंने घड़ी को बनाया। उनकी सृजन शक्ति, कला की एक सृजन शक्ति को दिखाने का कोशिश किया गया है। और साथ साथ जब घड़ी बन जाती है तो उनके ऊपर अधिकार जमाने के लिए, जब नगर पालिका हो, गिरजाघर हो या राजा का सत्ता हो, सब कुछ जिस तरह से हानुश के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी का दृश्य दूसरे अंक में दिखाने का प्रयास नाटककार ने किया है। यहाँ पर नाटककार ने व्यवसायिक सत्ता और धार्मिक सत्ता द्वारा परस्पर होने वाले आम आदमी के शोषण को उजागर किया है। जिस तरह से सत्ता के टकराहट से आम आदमी पीस जाता है, आम आदमी मुश्किल में पड़ जाता है, उसको दिखाने का प्रयास यहाँ पर नाटककार ने किया है। देखिए, गिरजे वाले और नगर पालिका के तनाव में, उनके दोनों के झगड़े में आखिरकार बलि का बकरा हानुश को जब बनाया गया, उसी को दिखाने का प्रयास नाटककार ने दूसरे अंक में किया गया है। और आर आदमी का जिस तरह से शोषण किया जाता है, मैंने कहा कि हानुश एक भोला भाला गरीब एक कलाकार को जिस तरह से उनके साथ यहाँ पर चालबाजी किया जा रहा है, व्यापारी लोग जिस तरह से हानुश की घड़ी नगर पालिका पर लगाकर अपने फायदे के लिए सोचते हैं, और इसी से गुस्से में यानी क्रोध आते हुए गिरजा वालों को खुश रखने के लिए राजा जिस तरह से तलवार, यानी यूं कहें कि क्रोध के कारण उन्होंने आंखें निकालने का जब हुक्म लिया, इससे क्या हो गया, हानुश का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी अंक में दूसरे दृश्य में हानुश की बेटी यांका और हानुश के सहायक जो जेकब है, उनके बीच के पनपते प्रेम के संबंध को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। दिन प्रतिदिन घड़ी की सफलता के साथ साथ हानुश और कात्या के संबंध भी मधुर होते जाते हैं। पहले अंक में जब हम देखते हैं कि हानुश और कात्या के दोनों के जो बीच के जो संबंध थे इतने अच्छे नहीं थे, घड़ी बनने के बाद जो हानुश और कात्या के बीच में जो संबंध मधुर होते जाते हैं, उन्हें भी दोनों में जो एकता, दोनों में जो प्यार हो, दो एक दूसरे को संबंध जो मीठे हो जाते हैं, मधुर होते हैं, उसे भी बताने का प्रयास यहाँ पर नाटककार ने किया है। साथ साथ जो हानुश की बेटी का जो विवाह की चर्चा होती है, उसे भी दूसरे अंक में यहाँ पर नाटककार ने पेश किया है। दोनों का पनपते प्रेम का भी उन्होंने जिक्र इसी अंक में किया है। देखिए, अंक 3 महत्वपूर्ण है। तीसरे अंक में कलाकार की आंतरिक पीड़ा को दिखाया गया है। तीसरे अंक में हम जब देखते हैं तो हानुश को राजा ने आंखें निकालने का जो हुक्म दे दिया, इस कारण अधिकारी हानुश की आंखें निकाल देते हैं। हानुश की आंतरिक पीड़ा, यानी दो सत्ताधारियों के बीच में हानुश जिस तरह से उनका जीवन यानी बर्बाद हुआ, उनकी आंखें निकाली गई, हानुश की आंतरिक पीड़ा को दिखाया गया। हानुश की घड़ी बनाने की जो प्रतिभा को जानकर राजा तो पहले खुश होता है, हानुश को पुरस्कार से नवाजता है और घड़ी देख रेख का जिम्मा भी उसे ही सौंपता है। लेकिन साथ ही साथ दोबारा हानुश को घड़ी बनाने की इजाजत नहीं है, इसलिए उसे उसकी आंखें निकाल दिया गया है। नाटककार ने नाटक के माध्यम से सत्ता की आंधी नीति का, उसके शासन की व्यवस्था पर सहज ढंग से मानवीय संवेदना की सही सहज अभिव्यक्ति है। देखिए, हम इस तीसरे अंक में यह देखते हैं कि राजा, जब हानुश की घड़ी जब तैयार हो गई, जब उद्घाटन का समारोह हुआ, राजा तो पहले खुश हो गया, बाद में उन्हें राजा को पता चला कि यह सब कुछ यानी व्यापारी लोगों का जो चालबाज है, जब पता चला तो उन्होंने हानुश को ही वह दोषी माना और उसे ही वह आंखें निकालने का जो हुक्म दिया, उसी का जिक्र तीसरे अंक में किया गया है। कलाकार की मौत कभी नहीं होती, यह भी इस नाटक के अंत में बताने का प्रयास नाटककार ने किया है। आखिरकार हम जब देखते हैं कि हानुश की घड़ी बंद भी हो जाए तो हानुश को सबसे पहले चिंता होती थी, क्योंकि कलाकार यह चाहता था कि कलाकार की मौत हो जाए लेकिन उनकी कला की मौत नहीं होनी चाहिए। वह अपने सृजन के माध्यम से हमेशा जीवित रहता है। नाटक के अंत में हानुश यह महसूस करना अब घड़ी कभी बंद नहीं होगी,
अर्थात उसका भेद जानने वाला उसका सहयोगी जेकब शहर छोड़ चला जाता है। हानुश के द्वंद्व अनुभव और भावात्मक स्पर्श के ऐन्द्रिक अनुभूति के स्तर पर पाठक के मर्म के गहराई तक कचोटता है। जिस तरह से हानुश अंत में नाटक के अंत में यह कहता है कि कलाकार मर भी सकता है, जी भी सकता है, कलाकार आज है या कल नहीं है, लेकिन उनकी कला जिंदा रहनी चाहिए, उनकी घड़ी वह रहे या न रहे, उनकी घड़ी निरंतर चलती रहना चाहिए। जो हानुश की अंतिम जो आशा थी, उनकी अंतिम जो लालसा थी, उसे भी तीसरे अंक में नाटककार ने उल्लेख किया है और अत्यंत कारुणिक और मार्मिक है। अंत में हानुश का यह कथन नाटक के लक्ष्य के सामने लाता है। घड़ी बन सकती है, घड़ी बंद भी हो सकती है, घड़ी बनाने वाला अंधा भी हो सकता है, मर भी सकता है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात नहीं है। जेकब चला गया ताकि ऐसी नायब घड़ी बनाने की कला जीवित रह सके, यह सबसे बड़ी बात है। यह देखिए, हानुश के जरिए नाटककार ने हानुश की भावनाओं को प्रकट करने का कोशिश इस नाटक में किया है। अंत में तीसरे अंक में हम जब देखते हैं कि हानुश की जो अंतिम प्रयास थी, अपने आप को घड़ी बनाने का जो प्रयास कर रहा था, उनको मदद करने वाला कोई भी नहीं थे, लेकिन वह कहते हैं कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी घड़ी तो निरंतर चलनी चाहिए। हम नाटक की विशेषताओं के ऊपर एक नजर डालेंगे। नाटक की अगर विशेषताएं की अगर बात किया जाए, नाटक के माध्यम से भीष्म साहनी सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर तीखी टिप्पणी करते हैं। इस नाटक में हम जब देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। एक तरफ राज्य की सत्ता, धार्मिक सत्ता की जो टकराहट है, उसके बीच में हानुश जब पीसा जाता है, उसी को भी नाटककार ने इस नाटक में प्रस्तुत किया है। हाँ, यह कहना नहीं होगा कि नाटक का मुख्य बिंदु मानवीय संवेदना है। पूरे हम नाटक में जब देखते हैं तो मानवीय संवेदना का भी उल्लेख हमें दिखाई देता है। नाटककार एक गरीब आदमी की सृजनशीलता को उभारते हुए यह बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार एक आम आदमी अपनी संघर्षशीलता के चलते कठिन मेहनत के बल पर सृजनशीलता का धनी होता है, लेकिन समाज में व्यापक राज सत्ता, समाज सत्ता और धार्मिक सत्ता तीनों मिलकर आर्थिक तंगी के कारण विविध कलाकार हानुश को रचनाशीलता पर अपना अपना हक दिखाते हुए उसकी रचनात्मकता को हनन करते हैं। देखिए, भीष्म साहनी जी इस नाटक के जरिए यह बताने का कोशिश किया है, राजा सत्ता, समाज सत्ता और धार्मिक सत्ता तीनों ने मिलकर आर्थिक तंगी से जूझते हुए अपने 17 साल के कड़ी मेहनत के बाद जो उन्होंने अपने कला को जीवित किया, घड़ी बनाया, उसे हासिल करने के लिए, उसके ऊपर अधिकार जमाने के लिए, अपने अपने फायदे के लिए जिस तरह से हानुश के ऊपर टूट पड़ते, उसे ही यहाँ पर नाटककार ने बताने का कोशिश किया है। समाज में ऐसी कितनी प्रतिभाएं होगी जो आर्थिक तंगी के वजह से उभर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर नाटककार ने अंत में इसकी विशेषता में यह भी बात कहने का कोशिश किया है, आखिरकार हमारे मुल्क में, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे गरीब स्टूडेंट हो, गरीब लोग हो, गरीब परिवार हो, जिनमें बहुत सारे प्रतिभाएं हैं, कला होती है, लेकिन उनके कलाओं को, उनकी प्रतिभा को कई बार सत्ताधारी लोग उसे दबाने की प्रयास करते हैं। देखिए, यह महत्वपूर्ण है कि आज के जमाने में जितने भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट होने के बावजूद भी उसे कई समस्या होने के कारण अपनी प्रतिभा को समाज के सामने लाने की प्रयास नहीं करते हैं। तो छात्रों, यह बात आपके लिए भी महत्वपूर्ण है कि अपनी अपनी प्रतिभा को, कितने कठिन मुश्किल होते हुए भी अपनी प्रतिभा, अपनी कला को हमेशा समाज के सामने लाने की प्रयास करनी चाहिए। आर्थिक तंगी की वजह से उभर नहीं पाते, हानुश अपनी स्थितियों से विचलित जरूर हुआ, लेकिन घर बाहर की बहुत सी गतिविधियों से संघर्ष करता हुआ वह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार देखिए, यहाँ पर एक गरीब परिवार जिस तरह से हानुश अपने गरीबी के तंगी में आते हुए भी जिस तरह से संघर्ष का सामना किया, आखिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, धीरज नहीं खोया, संघर्ष के सामने करते हुए उन्होंने जब सफलता की ओर बढ़ा, यह भी आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। उसे सफलता की खुशी से ज्यादा निराशा हाथ लगी। देखिए, यह तो समय ही बताया कि हानुश जब कड़ी मेहनत के बाद जब घड़ी बनाया तो राजा ने उसे खुश तो इनाम तो दिया, पुरस्कार तो दिया, लेकिन वह खुशी हानुश के परिवार में जल्दी ही दुख में बदल गई। फिर भी वह
अपनी जिंदगी की संघर्ष करते हुए भविष्य के लिए हमेशा आशावान रहा। अपनी घड़ी खुद अंधा होते हुए भी हानुश यह चाहता था कि उनकी घड़ी, उनकी कला जिंदा होनी चाहिए। जिस वजह से वह अपने सृजन कार्य में अंततः सफल भी हुआ। हानुश आंखें से अंधे होते हुए भी अपने कला को जिंदा रखता है। यही इस नाटक की विशेषता है। तो छात्रों, मैं समझता हूं कि यह नाटक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप इस नाटक को पढ़िए, और मैंने जितने भी इस नाटक के बारे में आपको यह वीडियो मैंने दिया है, सभी को आपको अध्ययन करना चाहिए। कुल मैंने यानी भाग 1 से लेकर 15 भाग तक मैंने पूरे नाटक के घटनाक्रम के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। ये जो 16वां जो भाग है, यह सिर्फ नाटक के यानी नाटक की पूरी तरह से कथा वस्तु, यूं कहें कि नाटक का सारांश और नाटक की विशेषता क्या है उसके ऊपर बनाया हुआ है। तो कृपया करके, मैं समझता हूँ कि यह बहुत सारे नाटक की बातें, इनकी प्रमुख घटनाक्रम हो, प्रमुख बातें हो, हानुश का संघर्ष की जो कथा हो, विद्यार्थियों को अपने जीवन में भी उसे अप्लाई अन्वय कर लेना चाहिए। यह नाटक बहुत सरल और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि यह नाटक सभी स्टूडेंट को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा जानकारी लेके प्रिय छात्रों, मेरा नाम मैंने अभी बताया आपको, मैं सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर जिला बिदर में कार्यरत हूँ। मेरा फोन नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 9902396416। ज्यादा जानकारी के लिए मुझे कभी भी आप कॉल कीजिए। इस नाटक संबंधित बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं आपका ही हित चाहता हूँ, आपकी भविष्य ही मेरा भविष्य है। एक गुरु के नाते, एक अध्यापक के नाते मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप भी सफलता की सीढ़ी पर चढ़े और अपने भविष्य को बनाए। यही मेरी अंतिम आशा है। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।